एक बहुत गजब की क्षमता है। बहुत लंबी लंबी कविताएं बिल्कुल कंठस्थ कर लेता है, बिना डायरी देखे, बिना कुछ मोबाइल देखे ये अपने आप को प्रस्तुत करता है। और इसकी लगन और के पिताजी का सपोर्ट वो भी देख करके मैं इनके पिताजी के लिए भी तालियां बजाना चाहूँगा। आइए अब हम स्वागत करते हैं मैं बनारसी जी। बैठ करी बहुत बहुत थैंक यू। मुझे एक ऐसा मंच मिला जहाँ पर कैमरा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन लोग अच्छे हैं। तो मैं आज भैया का स्टोरी टेलिंग सुना और ये मेरी जीवन की तीसरी या चौथी स्टोरी टेलिंग होगी। आज तक हम कभी स्टोरी टेलिंग ज़्यादा कहीं नहीं देखते, बस कविता शायरी। तो आज हम भी कविता ही सुना रहे हैं, पर ध्यान से सुनने वाले लोग उसको स्टोरी टेलिंग भी समझ सकते हैं, और भैया तो समझ ही जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो कविता है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी कल्पना की थी। तो उसमें ऐसे यंत्र की कल्पना की थी जो कभी भी सच नहीं हुए, पर वो कल्पना थी है। तो उसमें एक यंत्र था, मन की बात को जानने वाली मशीन थी। उसका नाम था पोल खोलक यंत्र। तो वो जिसके पास भी आ जाता वो समझ जाता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो इस पर एक कविता है कि अब इसे संयोग कहिए चाहे कुयोग कहिए, पर जब हम अपनी श्रीमती जी के साथ घूमने निकले थे तो हमारा पैर किसी चीज से टकराया तो हमने वह चीज को उठाया, और उठाया तो यह पाया कि अरे ये तो वही यंत्र है जिससे किसी की भी मन की बातों का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ से कविता शुरू होती है कि ठोकर खाकर जैसे ही हमने वह यंत्र को उठाया, मस्तक में शू शू की ध्वनि हुई, कुछ घड़घड़ाया। झटके में गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा, अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई। मैं तो भर पाई। सड़क पे चलने का तरीका नहीं आता, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता। बीवी साथ है यह तक भूल जाते हैं, और भिखमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बैठाकर शॉपिंग कराता, इनकी तरह राह चलते ठोकर तो ना खाता। यंत्र खतरनाक है, और यह भी एक इत्तेफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है। तो चलिए अब देखते हैं और क्या क्या गुल खिलते हैं। अब जरा यार दोस्तों से भी मिलते हैं। तो एक दोस्त के घर गया, द्वार खटखटाया, द्वार खोला, निकला मुस्कुराया। मस्तक में होने लगी आहट, कुछ शू शू कुछ घड़घड़ाहट। यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। प्रकट में बोला, ओहो ये कुर्ता तो बड़ा फैंसी है, और सब ठीक है, मतलब भाभी जी कैसी हैं? हमने कहा भाभी जी या 56 छुरी गुलबदन? हमने कहा भाभी जी या 56 छुरी गुलबदन? वो बोला, होश की दवा करो श्रीमन, क्या अंधसंध बकते हो, भाभी जी के लिए कैसी कैसी शब्दों का प्रयोग करते हो। अरे कैसा नट रहा था, अरे अपनी खुद की सोची हुई बातों से ही हट रहा था। सो अब फैसला किया कि सिर्फ सुन लिया करेंगे, कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो एक दिन बीए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी खिड़की के पास में। लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही और बुन रही है। तो यंत्र ऑन कर हमने जो देखा, खींच गए हृदय पर हर्ष की रेखा। यंत्र से आवाज आई, सर जी कितने अच्छे हैं, थोड़े लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। तो इस यंत्र से सारा का सारा भ्रम गया, और आप लोग सोच रहे अरे वाह ये तो जम गया। तो पहली कविता आप लोग को इतनी पसंद आई। दूसरी कविता भी मेरे उम्र के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन ये मनोहर मनोज जी की लिखी हुई कविता है और बहुत अच्छी कविता है। और इस कविता में बताया गया कि मोबाइल के कितने साइड इफेक्ट हैं। तो आप कविता सुनिए कि एक सेकेंड। कि घटना तो छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी, बस ये समझिए कि सनी की 7:30 हमारे सिर पर चढ़ी थी। तभी सुबह सुबह बीच बाजार में गच्चा दे गया, और एक झपट मार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। शाम को वही मोबाइल चोर मुझे पार्क में दिखा। मैं हर्षाया कि अब इसे सबक सिखाता हूँ, पकड़ के रहूंगा, इसके पास जाता हूँ। तब से चोर ने मुझे देखा, मुझे देख के मुस्कुराया, और एक उंगली का इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। मैं आश्चर्य आहत, एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। चोर न मुझे देखकर डरा न घबराया। मैं चोर के पास गया, चोर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक लंबा ठाका लगाया। बोला, अबे बच्चे
तेरा दिल बहुत फलानता है, तेरा दिल बहुत फलानता है, रात के 3-3 बजे तक जागता है। तेरा दिल बहुत फलानता है, रात के 3-3 बजे तक जागता है, और तूने जितनी भी लड़कियों को चैट्स और मैसेजेस किए हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं। अच्छा बता, ये रजनी आंटी कौन? रजनी का नाम सुनते ही हम हाथ जोड़कर खड़े रहे मौन। चोर बोला कि अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा और तेरा मोबाइल अब मैं तेरे मम्मी और पापा को दिखाऊंगा। मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था। वह निर्भीक खड़ा था और मैं थर थर कांप रहा था। तभी चोर ने पैतरा बदला और बोला कि अभी तो मैं तुझे और खलूंगा, मेरा बैग उठा, मैं अभी तेरे घर चलूंगा। मित्रों, मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था। मैं भारी कदमों से चोर का बैग उठाए अपने घर की ओर चल रहा था। तभी मुझे याद आया कि रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना, थानेदार से है मेरा यार आना। अब वही मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। आखिरकार बचपन का दोस्त किस दिन काम आएगा। थाना आते ही मैंने चोर से कहा, सर जी थाने में चलेंगे जरा काम से। चोर मुस्कुराकर बोला, आराम से। तो अहाते में थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे और अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे। लेकिन मैं किस्मत का अभागा, चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे, हम भयभीत खड़े हुए थे आंखें नीचे। तब से चोर मेरे पास आकर मुझसे बोला कि ये तुझे बचाएगा, ये तुझे बचाएगा, तुझे इससे बड़ी आस है। अबे सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। तभी एक सिपाही कुर्सी लेकर आया, चोर को इज्जत के साथ बैठाया और बोला, सर जी ठंडा लेंगे या गरम? चोर की सेवा दे मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। फिर मुझे देखकर दयनीय और असहाय जब मैं खड़ा था निरुपाय, तब चोर मेरे पास आकर मुझसे बोला कि बेटा अब तू घर जा, मैं आज तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं आज तेरे घर नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन आऊंगा। फिर 2 दिन के बाद जब मैं शाम को घर आया तो चोर को अपने सोफे में पसरा हुआ पाया। चोर मुझे देखकर टपक के मुझसे हाथ मिलाया, बोला भाई मयंक, बहुत दिन बाद मिले हैं। यह कहकर मुझे गले से लगाया और मेरे मम्मी पापा से बोला कि अंकल जी हम लोग ने स्कूल में अच्छा समय बिताया है, मुसीबत के समय एक दूसरे के हर कोई काम आया है। एक बार मयंक के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब उसने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। चोर की उदारता देख मेरे मम्मी और पापा मुस्कुराए। मैंने अलमारी खोली, 5,000 रुपए निकाले और चोर को थमाए। और इस सर्व आर्ट के पिछले वाले प्रोग्राम में मैं आया था, इस बार फिर आया हूँ और अगले बार फिर आऊंगा। इसका कारण खास है क्योंकि कंचन अंकल का मोबाइल मेरे पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं हाथ से मैं लिखता वीर रस में हूँ, पर मैं हाथ से की भी कविताएं बोलता हूँ। तो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं आपको एक आशुतोष राणा जी की लिखी हुई कविता सुना देता हूँ कि इस कविता का शीर्षक है हे भारत के राम जगो। तो कविता है कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म में बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेड़ी बज रही, उठो मोहन नित्या त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा वरपंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा वरपंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। और रणकी चंडी घर घर नाचे मौत नहीं प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चालक जागे, पौरुष परुष महान जगे, सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का त्यासा, और मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाल जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफी वो टीपू सुल्तान जगे।
का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीतावे फौजें 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुट्टी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों धावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बना है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रण से बनता है रणका केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत चूते 5 चर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे बेजिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। आप लोग मेरी छोटी सी एक मदद भी कर सकते हैं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है मयंक बनारसी, उस पर आप सभी सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे बात करना हो या कोई प्रोग्राम का हमें भेजना हो तो उसके लिए मेरा इंस्टा हैंडल है मयंक सेठ के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा। हास्य और वीर रस का माहौल बनाया मयंक ने, और मैं तो इसी पर फिदा हूँ कि ये इतनी लंबी कविताएं याद कैसे कर लेता है और मंच पे आकर के घबराता भी नहीं है, भूलता भी नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, एक बार और तालियां हम बजा लें। थोड़ा सा मैं